हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कल के वीडियो में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन में क्या होगी? प्रेसिपिटेशन होगी। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो चल रही थी। तो हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वो है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर। क्या होता है कि लैब में आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन दे दी जाती है और उसमें केटॉइन के बारे में फाइंड आउट करना होता है कि इसमें कौन सा केटॉइन जो है वो प्रेजेंट है और उन केटॉइन्स को लैब में या हम नॉर्मली बेसिक रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। मतलब कि गिवन सॉल्यूशन में आपने बेसिक रेडिकल्स को फाइंड आउट करना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड और कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर बेस्ड। कॉमन आयन इफेक्ट मैंने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था, वो भी एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से पहले आपको पढ़ाया था। तो इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हम आज ये जो काम है प्रैक्टिकल का बेसिकली आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको तो बहुत जल्दी ही समझ लगेगी, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली भी हमें आपको करवाना ही है। तो थ्योरेटिकली आप कर लो एक बार, तो जब आपकी लैब्स लगेंगी प्रैक्टिकल में तो फिर आप इसको मतलब अच्छे से और अच्छे से कर सकते हो। आपको एक गिवन सॉल्यूशन दे दी जाएगी, तो इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। आपने उस सॉल्यूशन में बेसिक रेडिकल यानी केटॉइन को फाइंड आउट करना है कि कौन से केटॉइन जो है उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि केटॉइन्स को ना 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4 5 6। ग्रुप 1 में मर्क्यूरस, लेड, सिल्वर। ग्रुप 2 में मर्क्यूरिक, लेड, बिस्मिथ, क्यूप्रिक, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, स्टेनस, स्टेनिक। ग्रुप 3 में एल्युमिनियम, फेरिक, क्रोमियम। ग्रुप 4 में निकल, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज। ग्रुप 5 में कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ग्रुप 6 में मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट है। ऑब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चंस लगते हैं और प्रैक्टिकल ये आपको करवाया जाता है। लैब में प्रैक्टिकल एक्चुअली हम करते हैं। तो बिफोर यू डू दिस इन द लैब, लैब में जब भी करेंगे आपको 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली करेंगे, तो आपको ये चीज़ जो है बहुत काम आएगी। इसने आपको आपने इसको लेक्चर को बहुत ही अच्छे से सुनना भी है और संभाल के भी इसके नोट्स रखने हैं। तो ग्रुप 1 के जो केटॉइन हैं वो क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। तो जब क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रुप 1 के जो हैं बेसिक रेडिकल प्रेजेंट हैं। अब ये कौन-सा है, उसका फिर कन्फर्मेटिव टेस्ट करना होता है कि इन तीनों में से कौन-सा है, वो यहाँ पे नहीं पता चलेगा। यहाँ पे सिर्फ़ ये पता चलेगा कि ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल प्रेज़ेंट हैं और वो क्लोराइड की फ़ॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। या ग्रुप 2 के बेसिक रेडिकल जो हैं वो सल्फ़ाइड की फ़ॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। ग्रुप 3 के जो बेसिक रेडिकल हैं, वो हाइड्रॉक्साइड की फ़ॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। ग्रुप 4 के जो बेसिक रेडिकल हैं वो अ, बी सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। अब ये चीज़ आपको मैं मार्क करवा रहा हूँ। ये भी सल्फाइड की फॉर्म में, ये भी सल्फाइड की फॉर्म में। यहाँ पे सल्फाइड की लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन सल्फाइड की मिल गई तो ग्रुप 4 भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे सल्फाइड की अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो तो सिर्फ ग्रुप 4 नहीं प्रेसिपिटेट होता, ग्रुप 2 भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ग्रुप 2 लेकिन सिर्फ तभी प्रेसिपिटेट होगा सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी।
और लो कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रुप 4 के जो कटायन हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होते। ये हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन किया जाता है। ग्रुप 4 के जो कटायन हैं वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, और मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन फॉस्फेट की फॉर्म में जो है वो प्रेसिपिटेट होता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। जो आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है इनऑर्गेनिक मिक्सचर की, उसको आपने डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो डालना ही है उसमें, तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डाल देना है। तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा हमने इसमें से जो है अगर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद ये ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल हैं प्रेसिपिटेट हो गए हैं, तो इसका मतलब कि जो आपका गिवन सॉल्यूशन है उसमें ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है, और इनका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है बहुत कम होता है ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल का। तो बाकी जो ग्रुप्स के जो ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6 है वो क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, क्योंकि लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे ही ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो अगर तो ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट हो गए हैं, तो मतलब कि आपको पता चल गया है कि ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल इसमें प्रेजेंट है, तो आप वहाँ पे अपना प्रैक्टिकल जो है रोक सकते हैं कि ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल इसमें प्रेजेंट है, तो आगे आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन अगर टीचर ने बताया कि इसमें दो कटायन हैं, दो डिफरेंट कटायन हैं, तो फिर आप को ग्रुप 1 के तो कंफर्म हो गए, क्योंकि वो क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन गए हैं, तो आपको प्रैक्टिकल को आगे कंटिन्यू करना चाहिए और कटायन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है? तो वो कटायन किस में होगा, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, 5 में या 6 में, ये हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता-आहिस्ता पता चलेगा। आपने अब जो सॉल्यूशन है उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करना है, और ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में पास करना है। तो इससे सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से लो हो जाएगी, और लो कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रुप 2 के जो बेसिक रेडिकल हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है? तो डेलिब्रेटली हमने मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, चाहे तो आप को जो शुरू में सॉल्यूशन दी जाएगी उसको आपने 5-6 पार्ट्स में रख लेना है, 5-6 टेस्ट ट्यूब्स में डाल के रख देना है कि प्रैक्टिकल को हर बार फ्रेश शुरू कर सकते हैं। ठीक है? इससे क्या होगा कि कई बार प्रैक्टिकल ठीक नहीं होता तो आप दूसरी सॉल्यूशन का पार्ट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली सॉल्ट देते हैं तो उसको सॉल्यूशन बना लेते हैं। अगर वो सॉल्यूशन वाटर में सॉल्युबल है या वार्म वाटर में सॉल्युबल है या थोड़ा सा डिल्यूट HCl डालने के बाद सॉल्युबल है, तो सॉल्यूशन बना के उसको 5-6 टेस्ट ट्यूब में रख लिया जाता है, ताकि हम अगर कोई एक प्रैक्टिकल हमारा किसी ग्रुप का प्रेसिपिटेट कटायन नहीं हो पाया और हमें लगता है कि वो उसमें होगा, तो हम उस प्रैक्टिकल को रिपीट भी कर सकते हैं। चलो, ये आपको समझाने के लिए है, और जब प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएँगे तो डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ टीचर्स बताएँगे। अब आपने ग्रुप 2 के कटायन को फाइंड आउट करना है कि वो हैं कि नहीं हैं। ग्रुप 1 के हैं तो हम वो छोड़ आए। अब ग्रुप 2 के लिए हमने सॉल्यूशन को फ्रेश ले लिया और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में H2S पास कर दी। H2S पास करने के बाद कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो देखिए कैसे होगा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ऐसे होगा कि
आपने सॉल्यूशन में इनऑर्गेनिक मिक्सचर की सॉल्यूशन में या इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है उसकी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। कॉमन आयन इफेक्ट याद कीजिए। और हाइड्रोजन सल्फाइड हमने उसमें से पास की। ये वीक एसिड है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कौन सा आयन कॉमन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आपको हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन दे देगी। पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं करेगी, डिसोशिएट नहीं करेगी। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने डाला है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से हाइड्रोजन और क्लोराइड में ब्रेक कर जाएगा और ये कॉमन आयन हो गए। तो कॉमन आयन की वजह से ये कॉमन आयन जो है सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे और सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। ये कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया जा रहा है ड्यू टू बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है सल्फाइड की डिक्रीज कर जाएगी। और अगर ग्रुप टू के कटायन प्रेजेंट होंगे तो वो इस डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो इसका मतलब ग्रुप टू के कटायन जो है वो प्रेजेंट है। और अगर ग्रुप टू के कटायन नहीं प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे कि ग्रुप टू एब्सेंट है, तो हम ग्रुप थ्री की तरफ चले जाएंगे। तो ग्रुप थ्री की प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप थ्री की प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए जो कि हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, जो कि मैंने चार्ट में शुरू में बताया, आपको पहले दो याद होंगे कि ग्रुप वन क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप टू जो है सल्फाइड की फॉर्म में, और ग्रुप थ्री जो है वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ग्रुप थ्री जो है हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में डालेंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं करेगा, ये अमोनियम और हाइड्रोक्साइड दे देगा। हमने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इसका ये पूरी तरह से डिकम्पोज कर जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा। इसका अमोनियम आयन इस अमोनियम आयन के साथ कॉमन है, तो ये हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। रिएक्शन is shifted in backward direction as per Le-Chatelier principle due to common ion effect. जैसे यहाँ पे हुआ था, तो सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर गई थी, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर गई है। तो जो कटायन है ग्रुप थ्री के, उनको हाइड्रोक्साइड लो कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिल जाएगा तो फिर ग्रुप फोर फाइव सिक्स के भी जो बेसिक रेडिकल हैं वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, इसीलिए हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अलावा सोल्यूशन में जो आपने ली है, आपको गिवन है, उसमें हमने अमोनियम क्लोराइड भी डाल दिया है। हर बार आप अलग से ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन की। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो सॉल्ट देंगे उसकी आप सॉल्यूशन बना लो, उसको 6-7 पार्ट में डिवाइड कर लो, सॉल्यूशन इतनी बना के, और उसको टेस्ट ट्यूब्स में रख लो।
ठीक है? तो ग्रुप 3 के कटायन अगर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल जो हैं वो प्रेज़ेंट है। अगर नहीं प्रेसिपिटेट होते, ग्रुप 3 के जो कटायन हैं वो एल्युमिनियम है, फेरिक है और क्रोमियम है। अगर वो नहीं प्रेसिपिटेट होते हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, कटायन की फॉर्म में, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ग्रुप 3 जो है वो एब्सेंट है, तो हमें ग्रुप 4 का प्रैक्टिकल करना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 4 भी सल्फाइड की फॉर्म में हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन यहाँ पे सल्फाइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए, अगर आप ग्रुप 4 का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो ग्रुप 4 के प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, कि जो सॉल्यूशन है सॉल्ट की, जिसमें हमने बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करना है कि ग्रुप 4 का है कि नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड को बेसिक मीडियम में से पास करना है। यस, किस में से? बेसिक मीडियम में से। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फाइड देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये अमोनियम और हाइड्रोक्साइड देगा। तो इनका आयन कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट कर जाएंगे आपस में। ये रिएक्ट कर जाएंगे आपस में। ये रिएक्ट करके क्या दे देंगे? वाटर। तो एज ए रिज़ल्ट सल्फाइड की एज ए रिज़ल्ट ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। तो लीचेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आपको और भी सल्फाइड मिलेगा। तो सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज कर गई ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन H plus and OH negative and equilibrium shifts in forward direction as per Lee-Chatler principle, because concentration of product कौन से H plus and OH negative decreases। जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है तो लीचेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ठीक है? तो अगर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो ग्रुप 4 के बेसिक रेडिकल प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में। अगर नहीं तो फिर आपको ग्रुप 5 का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ग्रुप 5 का प्रैक्टिकल करने के लिए ये कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। इसके लिए फिर आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं ग्रुप 5 के बेसिक रेडिकल। तो हमें कार्बोनेट डालना पड़ेगा सॉल्यूशन में। हम अमोनियम कार्बोनेट डाल देते हैं, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने नीचे मैंने नोट लिखा हुआ है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि अमोनियम कार्बोनेट में ना लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इसको दोबारा से अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाला गया। अदरवाइज हमें सिर्फ अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड की ज़रूरत थी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने इसलिए डाला है कि अमोनियम कार्बोनेट में जो अमोनियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी है, उस इम्प्योरिटी को या लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट इसमें जो प्रेजेंट है, उसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके फिर से क्या बना देगा? अमोनियम कार्बोनेट बना देगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? ओके। अब रिएक्शन क्या होता है अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का? ये अमोनियम कार्बोनेट है, ये अमोनियम क्लोराइड है,
ये डिसोशिएट करते हैं। अमोनियम कार्बोनेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अमोनियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट है। ये दोनों के रिएक्शन ये कंप्लीटली डिसोशिएट होने शुरू होते हैं, लेकिन इनमें से एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग होता है। ये वीकर इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है। तो कॉमन आयन यहाँ पे आ गया। तो अमोनियम का जो कॉमन आयन है ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। कार्बोनेट की लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। दिस डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन हमें रिक्वायर्ड है ताकि ग्रुप 5 के जो बेसिक रेडिकल हैं वो प्रेसिपिटेट हो सकें। ठीक है, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी कार्बोनेट की तो फिर वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। वैसे ग्रुप 5 में कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम प्रेजेंट होता है, तो उनके कार्बोनेट जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अब कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट करना है ना। हमने ग्रुप 1 प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद ग्रुप 2 एब्सेंट कर दिया, 3 एब्सेंट कर दिया, 4 एब्सेंट कर दिया। चलो ग्रुप 5 लेट अस अज्यूम के प्रेजेंट है। तो ग्रुप 5 अगर प्रेजेंट, ग्रुप 5 के कटायन प्रेजेंट है तो फिर वो कटायन बन के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। बाय चांस अगर ये भी प्रेसिपिटेट नहीं होते तो इसका मतलब कि ग्रुप 6 का मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो उसकी प्रैक्टिकल के लिए सॉल्यूशन में आप क्या डाल दो, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट डाल दो। और अगर मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट के साथ मिलके प्रेसिपिटेशन कर देता है तो ग्रुप 6 के बेसिक रेडिकल जो है वो प्रेजेंट है। आई एम 100% श्योर कि आई हैव जस्टिफाइड विद द प्रैक्टिकल। हालांकि मेरे पास प्रैक्टिकल के टूल्स नहीं हैं, आप मेरे पास लैब में नहीं बैठे हुए, लेकिन फिर भी मैंने ये आपको टू बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी करवाने की कोशिश की है। वीडियो को एक दो बार सुनिए, पर वीडियो को सुनने से पहले ये जो चार्ट है जिसमें ग्रुप 1 2 3 4 5 6 के बेसिक रेडिकल्स के बारे में बताया हुआ है, और ये हेडिंग दिया हुआ है कटायन प्रेसिपिटेट एज। मतलब याद कीजिए कि ग्रुप 1 के कटायन क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप 2 के सल्फाइड की फॉर्म में, ग्रुप 3 के हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, ग्रुप 4 के सल्फाइड की फॉर्म में, ग्रुप 5 के कार्बोनेट की फॉर्म में, और ग्रुप 5 के हाइड्रोजन फास्फेट की फॉर्म में। ये ज़रूर याद करना पड़ेगा, तभी मतलब प्रैक्टिकल जो है वो समझ आएगा। चौथी एप्लीकेशन जो मुझे आपको करवानी है, चौथी और पांचवी एप्लीकेशन प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट है। तो जो कॉमन सॉल्ट है, जब वो इम्प्योर होता है, जब उसको प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें कुछ सॉल्बिलिटी, कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उनको हमने फ़िल्टर्ड ऑफ करना है, बाहर निकालना है। तो हम उसमें से HCl गैस पास कर देंगे। NaCl Na प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक कर जाएगा। HCl जो है H प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक कर जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड आयन की, कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड की क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका, इनका जो आयनिक प्रोडक्ट है NaCl का, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर जाएगा। पहली बार बता रहा हूँ कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट जो सोडियम क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाएगा। हाँ, ये मैंने सच आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगी। तो सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड जो था, सॉल्युबल था सॉल्यूशन के अंदर, वो इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से प्रेसिपिटेट होके ऊपर आ जाएगा, बिकॉज आयनिक प्रोडक्ट जो है सोडियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एप्लीकेशन इज सॉल्टिंग ऑफ सोप। जो साबुन होते हैं ये सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। सॉल्युबिलिटी सोप की ज़्यादा तो नहीं होती, और सोप जो है
उनको अगर आपने बाहर निकालना है, सॉर्ट आउट करना है, तो आप उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए। सोडियम क्लोराइड डालने से कॉन्सन्ट्रेशन सोडियम आयन की इंक्रीज़ करेगी, तो आयनिक प्रोडक्ट फैटी सॉल्ट का, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन का और सोडियम आयन का आयनिक प्रोडक्ट जो है, अपने सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से इंक्रीज़ कर जाएगा और साबुन जो है प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाएगा, ऊपर तैरने लग पड़ेगा, आप उसको इकट्ठा कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सॉल्टिंग ऑफ सोप। तो डेलिबरेटली ये वाला जो वीडियो है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट वाला, एक मैंने कल और एक आज 2 वीडियोज़ में इसको डिवाइड करके बनाया है डेलिबरेटली। मतलब छोटा वीडियो रखा है कि इसमें कंटेंट्स ज़्यादा हैं, काम थोड़ा है लिखने वाला, लेकिन कंटेंट्स ज़्यादा हैं। आपको इसको बहुत ही अटेंटिवली सुनना पड़ेगा और आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, देन प्रेसिपिटेशन अकर्स। ठीक है, फिर उस केस में प्रेसिपिटेशन होती है। एंड अगर के आई लेस देन के एस पी है, देन प्रेसिपिटेशन डू नॉट टेक प्लेस। ठीक है बेटा, तो इन चीज़ों को याद कीजिए और डेफिनेटली आपको आज लिखने के लिए बहुत ही कम काम मिला है, बट वीडियो को बार बार ज़रूर देखिए। आई एम श्योर कि मैंने प्रैक्टिकल का काम वीडियो के थ्रू विदाउट द हेल्प ऑफ लेबॉर्ट्री टूल्स, जो कि मेरे पास सॉल्यूशंस नहीं है, ना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया। तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाइसली। Thank you very much. We call it a day. Love you all. Tomorrow we will meet back with the next topic, that's a buffer solution. तो बफर सॉल्यूशंस के बाद हम फिर न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के, मतलब बफर सॉल्यूशंस के बाद या उसके बाद अगर कोई अगर कल ही सारा मतलब काम ख़त्म हो गया तो ठीक है, फाइन, नहीं तो उसके बाद एक और लेक्चर लगने के बाद फिर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। ठीक है, गॉट इट। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, सी यू बैक टुमारो, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग।